हेलो एंड वेलकम टू सेल्फ सिविल्स। हम थीम्स एनालाइज कर रहे हैं और ये इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही आपका प्री कंक्लूड होगा 26 को, हर साल क्या होता है उसके बाद एस्पिरेंट परेशान होते हैं कि अब मेंस का क्या किया जाए। और इसीलिए हमने ये चीज़ पहले सोचा है कि प्री से पहले ही प्लेलिस्ट क्रिएट करके रख देंगे। जैसे ही प्री होता है यू विल स्टार्ट सीइंग क्या पूछा जाता है एक्चुअली। और इसी में आज इसका लेक्चर नंबर 5 है। जो पिछले 4 लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने जीएस पेपर 1 के सारे थीम वाइज रिपीटेशंस देख लिए। बीट पर्सनैलिटी रिलेटेड टू वेस्टर्न एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट रहा, या इससे पहले जो सवाल पूछे गए हैं पेपर 1 में, जैसे पाला आर्ट पूछना शुरू किया है, या मौर्यन रिपीटेडली बार 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 पूछते आई है बीपी। तो जब आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं देन यू लर्न कि बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं। ऐसे सिलेबस जितना बड़ा है उसका एक सिंपल सा चंक होता है जिसमें 50 to 60% क्वेश्चन रिपीटेड थीम्स के इर्द गिर्द ही पूछे जाते हैं। उसी में ये जो पार्ट 2 है आपका, दोनों पेपर 1 में और पेपर 2 में जीएस के पेपर्स में, इसमें पार्ट 2 थोड़ा सा डायनेमिक है। और वो जो लग्जरी आपको मिलता है पार्ट 1 में कि रिपीटेड थीम्स हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा कम हो जाता है। अब इसमें आप जो करंट इवेंट्स के इंपॉर्टेंट चीज़ें होती रहती हैं उससे रिलेटेड सवाल है, तो एक बार हम देखते हैं। और इसमें जो रिपीटेशंस है आपको बहुत लिमिटेड मिलेंगे, तो ये वाला पार्ट थोड़ा इसीलिए पेनफुल भी है स्टूडेंट्स के बीच में। लेकिन फिर भी यहाँ से एनालाइज करके हमें ये चीज़ समझ आती है कि कौन सा नेसेसरी पार्ट है, और कुछ जैसे कोई भी चीज़ जो बड़ा इवेंट होता है न्यूज़ में उसी को पूछा जाता है, कुछ माइन्यूट डिटेल्स नहीं पूछे जाते। जैसे सपोज करिए अग्नि वीर है ना, वो स्कीम बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा और अभी भी टाइम टू टाइम बात होते रहती है, तो उससे रिलेटेड सवाल पूछा गया है। आगे अभी हम देखेंगे। या जैसे ये देखिए 2026 में जो इसी साल मेंस हुआ उसमें आपसे इंडिया और ईएफटीए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसके बारे में सवाल पूछा गया है। अब ये क्यों? क्योंकि लगातार जो आपकी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात होती है तो इसमें ईएफटीए इंपॉर्टेंट है। ईएफटीए क्या है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जो कि पैरेलली ईयू के पैरेलली काम करती है। और इसमें 4 मतलब कंट्रीज हैं जिसमें आइसलैंड, नॉर्वे वगैरह है। ये सब हम बात करेंगे जब हम इसके डिटेल्स के बारे में देखेंगे। सवाल पूछा गया कि इंडिया ने ईयू के साथ इसका चलता ही रहता है, सैनिटरी पार्ट और सैनिटरी चीज़ों को लेकर, ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, डब्ल्यूटीओ को लेकर कई सारी बातें चलती है। तो उसके पैरेलली जो ईएफटीए से ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थीम हो जाता है और इसीलिए ये सवाल पूछा गया है। आपको सब डिटेल दे दिया है, इंडिया ईएफटीए ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा ये हुआ। आपको ये भी दे दिया है कि 10 मार्च 2024 को ये साइन हुआ था और ये 1 अक्टूबर से इफेक्टिव है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम हुआ तो इट इज़ आर्चचेयर। हालांकि दिस कैन बी पुट इनटू द हार्ड, क्योंकि जब रिपीटेशंस आप देखते हैं तो थोड़ा आइडिया होता है कि ये पूछा जा सकता है, बट दिस आउट ऑफ फेमस न्यूज़ है। बट स्टिल इतना आप डिटेल उतना नहीं लिख पाएंगे किसी की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में क्या पॉइंटर्स थे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इम्प्लीकेशन क्या होगा एक। फिर भी हम क्या करेंगे, अब जैसे इंडिया ईयू रिलेशनशिप है तो इसके बारे में ब्रॉडर चीज़ें हम जान लेंगे, सो दैट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ एक क्या होता है टेम्पलेट की तरह वी विल प्रिपेयर टेम्पलेट बेस्ड अपॉन पीवाईक्यूज की। अगर पूछा जाए सवाल तो इस टेम्पलेट में हम इसको फिट करके आंसर लिखेंगे। उसी तरह ये था यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसे ये 15 में आया, 10 साल हो गया आपके 25 में, तो इसका पूछ लिया है कि इम्पैक्ट कितना, मतलब सस्टेनेबिलिटी पे वाकई कुछ काम हो पाया है नहीं हो पाया है। तो सिंस एडॉप्शन और कह रहा है कि एक्सप्लेन इंडिया प्रोग्रेस, उस पर फिर इंडिया का क्या प्रोग्रेस है। तो ये आप सिंपल एसडीजी के जो गोल्स हैं उसको सिंक करके आप नॉर्मल मतलब पॉइंटर्स को ही अलाइन करके एसडीजी के साथ लिख सकते हैं। ये भी अच्छा, इट कैन ऑल्सो बी पुट इनटू द हार्ड कैटेगरी। उसी तरह इसमें आप जैसे देखेंगे, अब जैसे बिहार में आ गया छठ, छठ के बारे में, छठ हैज गेन्ड increasing global attention. अब कह रहा है डिस्कस द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ छठ एंड इट्स लिंकेज विथ माइग्रेशन। अब ये माइग्रेशन से किस तरह लिंकेज है, अब जब देखेंगे छठ के टाइम में तो रेलवेज में जो स्थिति होती है वो इसलिए होता है कि जो बिहार के, अब देखेंगे माइग्रेंट लेबरर्स, एक छठ क्या है ग्रैंड फेस्टिवल हो जाता है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए और माइग्रेंट से इसलिए रिलेट करके पूछा गया है कि एवरी ईयर दिस इज इन न्यूज। कल्चर की जब बात हो, मतलब जब छठ की बात हो तो उसका कल्चर, उसकी आइडेंटिटी बिहार की, डाइवर्स पॉपुलेशन उसको मनाती है, ये सब की बात होने के बजाय इट कम्स टू माइग्रेशन वाला इशू, इसलिए ये सवाल पूछा गया है कि इसका लिंक क्या है माइग्रेशन से। तो ये थोड़ा सा दिस कैन ऑल्सो बी पुट इनटू ए टफ या फिर मीडियम सवाल। अब यहाँ पर आपका छठ माइग्रेशन और इकोनॉमी वाले सेगमेंट में से आप रख सकते हैं। अब फिर कह रहा है ये 71st में, ये अभी देखिए 71st की बात, अब अगर आप प्रीवियसली देखेंगे तो रिपीटेशन आपको मिल जाते हैं 3-4 तरह से, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन इज लेस। अब यहाँ पर है पीएम एफएमई स्कीम के बारे में, तो पार्टिकुलरली अगर किसी स्कीम के बारे में, तो दिस विल ऑल्सो बी ए टफ लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि एन नंबर ऑफ स्कीम्स चल रहे होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है जितना भी स्कीम है आप सबके बारे में याद करते बैठ जाए। हालांकि इसके पीछे रीजनिंग ये है कि बिहार में हमेशा बात होती है कि इंडस्ट्रीज नहीं है यहाँ पर, जो माइग्रेंट लेबर हैं हर जगह, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो डेली वेज वर्कर्स हैं मेजोरिटी बिहार के लोग हैं, तो इस पर कैसे इसका वे आउट क्या निकाला जाए। तो इसी में है कि भाई यहाँ पर इंटरप्राइजेस लगाए जाए, तो उसी में पीएमएफएमई यानी प्राइम मिनिस्टर
ये आपका फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, तो इसका क्या योगदान रहा? क्योंकि इसको जो पुश दिया गया है, दिस इज देखा गया कि ये क्रेडिट जनरेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। और इसमें 35% तक सब्सिडी देती है, सब्सिडी ड्रिवन ये प्रोग्राम है। एक लिमिट हालांकि है सीलिंग 10 लाख तक। अगेन फिर हम डिस्कस करेंगे जब हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे। इसमें फिर पूछा गया है आपसे कि बिहार के डेवलपमेंट में अर्बन और रूरल एरियाज में इसका क्या योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा। रीजन बीइंग कि देखिए माइग्रेशन से रिलेटेड यहाँ पर भी सवाल है, और यहाँ पर फिर पूछा गया है कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए इस तरह के जो प्रोग्राम चलाए गए हैं, पीएमएफएमई। अब ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर इसी से, हालांकि ये जब स्कीम पूछा गया है तो यू विल हैव टू राइट अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम, लेकिन हम एक जेनरिक तैयार कर लेंगे ना कि बिहार से जब पूछा जाए इसके इम्प्लीमेंट के बारे में या किसी इंडस्ट्री जो चैलेंजेस हैं वो तो हर जगह सेम ही होगा, एक जैसे चैलेंज हो गए। मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज, तो ये सब यूनिवर्सल है। आप जो भी इंडिया में खास करके स्टेट्स पर अगर आप फिट बैठाएं तो थोड़े बहुत डेमोग्राफी के साथ वहाँ पर स्पेसिफिक चैलेंजेस होंगे, बट जनरल आपको मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा, रोड कनेक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंसी है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी से आपको रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, आपको स्किल के गैप मिलेंगे। ये सब चीज़ें कॉमन है, दिस कैन बी पुट इनटू मतलब एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये लगातार आपसे पूछा जाएगा इस तरह का सवाल भी। अब फिर देखिए रशिया यूक्रेन वॉर से पूछ लिया है, फिर महाकुंभ, ये भी एक ग्रेट इवेंट है, तो कल्चर और इकोनॉमी इंटरलिंक्ड है। यहाँ से भी पूछ लिया था कि महाकुंभ फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 13 जनवरी, फिर सब आपको डिटेल दे देता है। अब ये कह रहा है कि इंडिया कल्चर का कैसे ये पार्ट था, और रिलीजियस हार्मोनी, सोशल हार्मोनी कैसे प्रमोट करता है। तो व्हाट आइडियली हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की, यहाँ पर रिपीटेशंस ऑफ थीम बहुत लिमिटेड है और क्वेश्चंस का नेचर बहुत डायनेमिक है। अब इसका कोप अप करने का तरीका ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है या हम टाइम टू टाइम लेकर आएंगे, उसमें हम एक वी विल प्रिपेयर सम टेम्पलेट, और इसमें मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें स्केलेटन जैसी लिखी होंगी। आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक जो पूछा जाएगा उससे रिलेटेड चीज़ें पुट करनी है और रेडी करना है आंसर। और इससे बेहतर तरीका है कि आप करंट अफेयर की जो क्रिस्प इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उसका नोट्स प्रिपेयर करते जाएं। देन ओनली ये, या तो आप पहला पार्ट बहुत अच्छे से लिख लेंगे, सेकंड पार्ट में यू विल स्ट्रगल टू राइट। तो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आप देखेंगे रिपीटेशन है। और चूंकि आपका ये पेपर 2 में पूछा जाता है, ज्योग्राफिकल मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल इकोनॉमी जो कह लीजिए, तो क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा इंटरलिंक्ड होता है। और हमेशा से जो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं उसका आपको इम्पैक्ट के साथ साथ उसका इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो आपसे सवाल रहेगा। तो जितना भी पहले हमने रिपीटेशंस की थीम देख आपने अगर फॉलो किया है या लेक्चर्स को पीवाईक्यूज को फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ग्रेट डिटेल में मिलेगा, क्योंकि हर बार क्वेश्चन का नेचर जो भी यहाँ शुरू में देखिए, जितने भी क्वेश्चन हमने 22 क्वेश्चन एनालाइज किए हैं, तो यहाँ अब करंट इवेंट में क्या रिपीटेशन होगा। इसीलिए रिपीटेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस नेचर का सवाल पूछा जाता है उससे रिलेटेड चीजें आप प्रिपेयर कर लें और फिर इसको टेम्पलेट को यूज करें बार बार जो स्पेसिफिक सवाल पूछे जाते हैं। अगर इसका फ्रीक्वेंसी और प्रायोरिटी में आए तो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जो चीज़ें हम इससे डिराइव कर सकते हैं वो ये कि बिहार की इकोनॉमी के बारे में लगातार पूछा जा सकता है। ये मे भी आपसे रिलेटेड हो जाए, जैसे पीएम एफएमई से रिलेटेड पूछ लिया है, या मेक इन इंडिया से कभी पूछ ले कि बिहार में क्या इम्पैक्ट रहा, लेकिन अल्टीमेटली बिहार की इकोनॉमी से, जैसे या फिर छठ या महाकुंभ, ये सारा कुछ अल्टीमेटली इकोनॉमिक, जैसे हमने बात किया ना इकोनॉमी वाले एंगल से आपसे पूछेगा। हालांकि ये 4 बार पूछा गया है या हर बार डायरेक्ट बिहार की इकोनॉमी से रिलेटेड पूछता है, लेकिन जो नेचर ऑफ द क्वेश्चन है वो हर बार अलग है, फिर भी बिहार की इकोनॉमी से सवाल है। अब आईआर में देखिए 6 बार पूछा गया है सभी परीक्षाओं में। इसमें रशिया यूक्रेन वॉर पूछ लिया है, G20 है, क्वाड है। तो बेसिकली दिस इज जो भी मेजर चीजें इवेंट होती हैं न्यूज में, दैट विल बी आस्क्ड। और इसको कैसे करना है वो हमने आपसे यही बोला कि इसमें आपको जेनेरिक चीजें एक टेम्पलेट जैसा प्रिपेयर करके रखेंगे, देन ओनली दिस कैन बी आंसर्ड। उसमें भी स्पेसिफिक रसिया यूक्रेन वॉर देखिए 2 बार पूछ लिया है, G20 ये आपका 2 बार पूछ लिया है, ट्रेड एग्रीमेंट जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या राइजिंग ट्रेड क्लस्टर, ये सब लगातार पूछा जाता है। एनालिसिस की अगर आप फाइंडिंग की बात करें तो ये है कि जो थीम्स हैं वो थीम 6 में 22 क्वेश्चन सेट हैं, और सबसे ज़्यादा जो होता है अदर थीम की तरह मोस्ट क्वेश्चन आर करंट अफेयर लिंक्ड एंड चेंज ईच ईयर इन एग्जाम साइकिल। स्ट्रेटेजी जो है इसका आपको ये डायनेमिक है और लगातार करंट अफेयर को ट्रैक करके ही मिलेगा। अब इसमें भी सर्टेन पार्ट कौन सा है, तो आपको बिहार से स्पेसिफिक जो इकोनॉमी से रिलेटेड सवाल है वो हर साल पूछे जाते हैं, तो इसको आप बिहार की इकोनॉमी के टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। या कोई स्कीम नॉट रिलेटेड टू पीएम एफएमई स्कीम, यहाँ चूंकि बिहार हमने बात किया कि एक तो कि अनएम्प्लॉयमेंट की यहाँ लगातार बात होती है, रोजगार के ऑप्शंस नहीं हैं, अनस्किल्ड वर्कर बहुत ज़्यादा हैं, उस पर भी बिहार क्या था, टॉप परफॉर्मर था। और हर बार जैसे इलेक्शन का टाइम होता है यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती रहती है। सो और किसी चीज़ में जब टॉप परफॉर्मर आ जाता है तो एक पॉइंट बनता है कि इससे सवाल पूछे जाएँ। फिर माइक्रो प्रोसेसिंग में आपका जैसे मखाना, लीची, ये सब को
जीआई टैग्स भी मिलते हैं, छठ, माइग्रेशन इकोनॉमी से रिलेटेड सवाल, ये सब एक रेमिटेंस का सोर्स है और डायस्पोरा भी बहुत इस पर खर्च करती है जिससे रेवेन्यू अल्टीमेटली बिहार पहुंचता है। तो ये वाला पार्ट आपको मिलेगा डायनेमिक, थोड़ा सा नेचर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इकोनॉमी से रिलेटेड पूछेगा या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड पूछ सकता है या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड, ट्रेड एग्रीमेंट अगर कुछ हुआ या इन्वायरमेंट से रिलेटेड। लेकिन नेचर ऑफ क्वेश्चन यू कैन अप टू सम एक्सटेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का जो टाइप है दिस आर हाईली डायनेमिक। और इसके लिए ये है कि करंट अफेयर्स और रेडीमेड टेम्पलेट्स, एक रेडी पॉइंटर्स की तरह कि जब भी सवाल पूछा जाए इनमें आप फिट करके उनके आंसर्स को करें। तो ये बेसिकली जो हम थीम एनालाइज इसलिए कर रहे हैं कि आप एक बार यूज टू हो जाएं, तो पेपर 1 या 2 दोनों के सेकंड पार्ट में थोड़ा सा जो डायनेमिक वाला क्वेश्चंस का नेचर होता है उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, और तो इसीलिए पार्ट 2 में थोड़ा सा आंसर राइटिंग रिलेटिवली मुश्किल होती है, अगर आप, क्योंकि ऐसे ट्रेस करते रहना भी करंट अफेयर, थोड़ा उस पर भी बहुत तरह के डायमेंशन है, और उसी को हमने कोशिश किया है कि जो आपको यहाँ पर एक बार देख लें आप खुद से एनालाइज करके कि क्या किस लेवल पर तैयारी होना चाहिए। तो इसका डायनेमिक नेचर बेसिकली है एंड यू विल हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ जैसा कि डिमांड है क्वेश्चंस का। और पेपर जो पार्ट 1 है दोनों पेपर में, उसकी तुलना में थोड़ा सा आपको आंसर राइटिंग लिखने में इशू आ सकते हैं, प्रोवाइडेड बाय कि किस तरह से आप करंट अफेयर्स को ट्रैक कर रहे हैं। अगर वैसे थोड़ा सा मतलब रिलीजियसली फॉलो करिएगा कि मंथ वाइज या कम से कम 2-3 महीने से लगातार आप हर 2-3 महीने में आप कंसोलिडेट करते हैं चीज़ों को, तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। और वो जो होता है ना मंथ में एक बार में कि वो ईयरली हमने करंट अफेयर्स पढ़ लिया या उसके नोट्स बना लिए, वो हमेशा से हेक्टिक होगा। तो जैसे ही प्री खत्म होता है सबसे पहले आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करिए और वी विल कम अप विद द मॉडल आंसर्स कि इसको कैसे हैंडल करना है। वहाँ पर हम टेम्पलेट्स और रेडीमेड चीज़ों की बात करेंगे जिसमें आप जो सवाल पूछे गए हैं उससे रिलेटेड, या मॉडर्न इंडिया में एजुकेशन में